अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा कराम, उम्मीद है कि आप सब खैर वाफ़ियत के साथ होंगे। 8th क्लास इस्लामियात लेक्चर नंबर 3। बेटा, आज के लेक्चर में हम सब्र व तहम्मुल चैप्टर की एक्सरसाइज को मुकम्मल पढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि शॉर्ट क्वेश्चंस कहाँ से कहाँ तक हैं और ख़ाली जगह भी पुर करेंगे और साथ इजाफ़ी शॉर्ट क्वेश्चन जो बनते हैं उनकी भी निशानदेही करवाएंगे। तो चलें 8th क्लास तमाम स्टूडेंट इस्लामियात के पेज नंबर 20 पर आ जाएं और सबसे पहले हम शॉर्ट क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि वो कौन से शॉर्ट क्वेश्चन हैं। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1, कोई तकलीफ़ पहुँचे तो एक साबिर इंसान को क्या कहना चाहिए। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2, तहम्मुल के माना बयान करें। 3, ईमान वालों को मुसीबत और मुश्किल के वक़्त क्या तर्ज़ अमल इख्तियार करना चाहिए। 4, अल्लाह ताला ने अपने रसूल के ज़िम्मे क्या अहम काम लगाया। 5, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम और कुरान की दावत का काम कितने अरसे में मुकम्मल किया। 6, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत मुबारक किस गज़वे में शहीद हुए। तो चलते हैं पहले शॉट की तरफ। आपके सामने पेज नंबर 18 है। सब्र व तहम्मुल चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। इसमें सब्र से मुतल्लक़ कुरानी आयात का जो तर्जुमा है, जहाँ पर रेड कलर की लाइन लगी हुई है, यही आपके शॉट का जवाब है। और खुशखबरी दे दीजिए उन सब्र करने वालों को कि जब उन्हें कोई मुसीबत पहुँचती है तो कहते हैं कि हम अल्लाह ही के हैं और उसी की तरफ लौटने वाले हैं। गोया कि जब ईमान वालों को कोई मुसीबत पहुँचती है तो वो कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दूसरा शॉट तहम्मुल के माना। आपके सामने तहम्मुल की हेडिंग है। यहाँ पर रेड कलर की लाइन जहाँ पर स्टार्ट हो रही है, यहीं से आपका शॉट है एंड तक। सब्र के तहम्मुल के माना बर्दाश्त करना, यानी दुश्मन की तरफ से हर किस्म की तकलीफ़, गुस्ताखी और ज़रर को बर्दाश्त करना, ज़िंदगी में पेश आने वाले नागवार हालात का मर्दाना वार मुकाबला करना और मुसलसल आगे बढ़ना। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। ईमान वालों को मुसीबत और मुश्किल के वक़्त क्या तर्ज़ अमल इख्तियार करना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्तकामत की टॉपिक पर जो पहली लाइन है, ईमान वालों की सिफ़त ये है कि वो मुसीबत और मुश्किल में सब्र और तहम्मुल से काम लेते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। अल्लाह ताला ने अपने रसूल के ज़िम्मे क्या अहम काम लगाया, वो भी इसी हेडिंग के अंदर है। अल्लाह ताला ने हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िम्मे एक अहम काम ये लगाया कि वो इस्लाम और कुरान का पैगाम आम करने के लिए भरपूर कोशिश करें। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। वो भी इससे आगे वाली लाइन में मौजूद है। रेड कलर की लाइन आपको नज़र आ रही है। रसूलुल्लाह ने इस्लाम और कुरान की दावत का काम कितने अरसे में मुकम्मल किया। तो आपने इसका जवाब याद करना है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सारा काम कुरान को आम करने का, कुरान के पैगाम को आम करने का, ये सारा काम 23 साल के अरसे में मुकम्मल किया। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत मुबारक किस गज़वा में शहीद हुए। ये भी इसी पेज पर है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्तकामत के टॉपिक में पर है कि ओहद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत मुबारक शहीद हुए। ओहद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत मुबारक शहीद हुए। ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब है। बेटा, 6 शॉर्ट क्वेश्चंस के जवाब मैंने आपको बता दिए हैं। अब चलते हैं हम खाली जगह की तरफ, दोबारा एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। आप देख सकते हैं कि सब्र के माना है अपने आप को काबू में रखना। सब्र के यहाँ पर आप लिखेंगे माना है, यह आपको पहली लाइन में नज़र आ रहा होगा। सब्र के माना है अपने आप को काबू में रखना। कुरान पाक ने का बयान बहुत अच्छे अंदाज में किया है। आप देख सकते हैं सब्र से मुतल्लक़ कुरानी तालीमात से नीचे वाली लाइन में आपको नज़र आ रहा है कुरान पाक ने सब्र का बयान बहुत अच्छे अंदाज में किया है। कुरान पाक ने सब्र का बयान, तो यहाँ पर आप सब्र लिखेंगे।
नंबर 3, तमाम आजमाइशों में अपने आप को के सपुर्द कर देना चाहिए। आप देख सकते हैं जहाँ पर आयत का तर्जमा ख़त्म हो रहा है उससे नीचे ये लिखा हुआ है कि इस आयत से ये साबित हुआ कि तमाम आजमाइशों और मुश्किलात में अपने आप को अल्लाह के सपुर्द कर देना। आप देख सकते हैं तमाम आजमाइशों में अपने आप को अल्लाह के सपुर्द कर देना चाहिए। नंबर 4, इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह ताला सब कुछ वाला है। ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं मायूस ना हो हेडिंग आ रही है, इससे नीचे जो स्टार्ट हो रहा है जुमला, इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह ताला सब कुछ देने वाला है। तो यहाँ पर आएगा इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह ताला सब कुछ देने वाला है। उसके बाद आप देख सकते हैं ईमान वालों की सिफ़त ये है कि वो मुसीबत में, ये देखें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्तकामत, ईमान वालों की सिफ़त ये है कि वो मुसीबत और मुश्किल में सब्र और तहम्मुल से काम लेते हैं। तो आपने यहाँ लिखना है ईमान वालों की सिफ़त ये है कि वो मुसीबत में सब्र और तहम्मुल से काम लेते हैं। तो बेटा खाली जगह भी पूरी हो गई हमारी और शॉर्ट क्वेश्चन के निशान भी मैंने आपको बता दिए। अब चलते हैं इस चैप्टर के इजाफी शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर जो इजाफी शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं वो हमने यहाँ पर दर्ज कर दिए हैं। नंबर 1, सब्र का मफ़हूम, जो एक्सरसाइज में नहीं है लेकिन ये भी शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। नंबर 2, वादी ताइफ का वाक़या, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। नंबर 3, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन गज़वात में शिरकत की। तो ये 3 शॉर्ट हैं जो इस चैप्टर के इजाफ़ी हैं और ये इजाफ़ी शॉर्ट क्वेश्चन की निशानदेही भी मैं करवा रहा हूँ। सबसे पहले चलते हैं सब्र का मफ़हूम। आपके सामने है सब्र के माना है अपने आप को काबू में रखना। ये लाइन आप मुकम्मल छोड़ दें, उसके बाद आप नीचे की तरफ आ जाएं। कुरान पाक से सब्र के जो माना मालूम होते हैं वो ये हैं। तो आपका ये शॉर्ट जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। हर हाल में, तवज्जो के साथ बैठें बेटा, दूसरी लाइन से सब्र का मफ़हूम स्टार्ट हो रहा है। हर हाल में अपने आप को काबू में रखना, मुश्किलात का दलेरी और बहादुरी से सामना करना, इस्लाम और मुल्क को दरपेश ख़तरात का जवां मर्दी से मुकाबला करना। यहाँ तक सब्र का मफ़हूम है। आप देख सकते हैं, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। सब्र का मफ़हूम हर हाल में, दूसरी लाइन में देखेंगे, हर हाल में अपने आप को काबू में रखना, मुश्किलात का दलेरी और बहादुरी से सामना करना, इस्लाम और मुल्क को दरपेश ख़तरात का जवां मर्दी से मुकाबला करना। जी, इजाफ़ी शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं और वो है वादी ताइफ का वाक़या। आप देख सकते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्तकामत आपको नज़र आ रही है हेडिंग। नीचे की तरफ आएंगे तो लिखा हुआ है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ में दीन की तबलीग के लिए गए। छठी लाइन में आपको नज़र आ रहा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ में दीन की तबलीग के लिए गए तो वहाँ के लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आवाज़ें कसीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर बरसाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ख्मी कर दिया, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जूते खून से भर गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला की तरफ से पेशकश भी की गई कि अगर आप चाहें तो इन काफरों को तबाह कर दिया जाए, मगर आपने फरमाया कि ऐ मेरे रब, इन लोगों को हिदायत दे, ये मुझे जानते और पहचानते नहीं हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन जो वादी ताइफ का वाक़या है आप अच्छे तरीके से याद करेंगे। उसके बाद तीसरा हमारा इजाफ़ी शॉर्ट है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन गज़वात में ख़ुद बनफ्स नफीस शिरकत की। उसमें आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की सरबुलंदी और इशाअत के लिए, आप देख सकते हैं लास्ट पैराग्राफ, सेकंड लास्ट पैराग्राफ आप देख सकते हैं, बदर,
हुनैन, ओहद, अहज़ाब में दुश्मन का मर्दाना वार मुकाबला किया। बदर, हुनैन, ओहद, अहज़ाब में दुश्मन का मर्दाना वार मुकाबला किया। ये इस शॉर्ट का जवाब है। तो बेटा 3 इजाफी शॉर्ट क्वेश्चन भी बता दिए, एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन की निशानदेही भी हो गई, खाली जगह भी हमारी पुर हो गई। तो आप इसको बेटा अच्छे तरीके से याद करेंगे। अगर इस हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो तो आप वॉइस करेंगे, इंशाल्लाह उसका जवाब दिया जाएगा। आप देख सकते हैं इजाफी शॉर्ट क्वेश्चन मैं दोबारा आपके सामने स्क्रीन पर लेकर आ रहा हूँ। सब्र का मफ़हूम, नंबर 1 वादी ताइफ का वाक़या, 2 आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन गज़वात में शिरकत की, 3। तो ये भी आप अच्छे तरीके से याद करेंगे। अपना भी ख्याल रखें, अपने घर वालों का भी ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम हेयर टू टीच यू कंप्यूटर साइंस क्लास 8, लेक्चर नंबर 3, यूनिट नंबर 4, एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस। एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट हमने लास्ट टाइम यूनिट लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस किया था। आज हम करेंगे एक्सरसाइज क्वेश्चन 4 पार्ट नंबर 3 एंड 4 शॉर्ट क्वेश्चंस। सो चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन आज का, व्हाट आर द यूजेस ऑफ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट के यूजेस क्या हैं बेटा? सबसे पहले जिसे ना मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए फ्लो चार्ट होता क्या है। अ फ्लो चार्ट इज़ अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम। कोई भी एल्गोरिथम को रिप्रेजेंट करने के लिए, हमारे पास पेश करने के लिए, राइट करने के लिए फ्लो चार्ट जो है वो पिक्टोरियल वे है, मतलब लाइंस की लैंग्वेज है, लाइनों की ज़बान जिसे हम कह सकते हैं। तो वो है जिससे हमारे डाटे को लिखना और नेक्स्ट पर्सन्स के लिए उसको अंडरस्टैंड करना बहुत इजी होता है। इसके यूजेस देखते हैं। इट यूजेस बॉक्स ऑफ डिफरेंट शेप्स। इससे हम डिफरेंट शेप्स के बॉक्सेस ड्रा कर सकते हैं, बना सकते हैं टू रिप्रेजेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन को डिफाइन करने के लिए डिफरेंट टाइप्स के बॉक्स को हम ड्रा कर सकते हैं। दीज बॉक्सेस आर कनेक्टेड विद एरो। फिर उन बॉक्सेस को हम एरो से कनेक्ट कर सकते हैं टू इंडिकेट द फ्लो ऑफ ऑपरेशन। उस ऑपरेशन का जो वे है, गोइंग ऑन, कमिंग ऑन या लेफ़्ट राइट अप डाउन, कोई भी वे है उसको भी हम समझ सकते हैं। मतलब इससे इतना इजी हो जाएगा, इस एरो हेड लगाने से हमारे पास प्रोग्राम को समझना इतना आसान हो जाएगा कि कोई भी पर्सन इजीली समझ जाएगा कि प्रोग्राम की डायरेक्शन क्या जा रही है, इस फ्लो चार्ट की डायरेक्शन क्या है। इस तरह सामने डायग्राम में मैंने शो कर दिया है, स्टार्ट या टर्मिनल सिंबल, फिर हमारे पास प्रोसेस सिंबल, डिसीजन मेकिंग। डिसीजन में नो है तो हमारे पास प्रोग्राम वहीं पे टर्मिनेट हो जाएगा, अगर येस है तो हमारा प्रोग्राम आगे चला जाएगा। फिर डेटा लिखेंगे, डॉक्यूमेंट्स हैं और एंड में इसको प्रोग्राम को एंड कर देंगे। तो ये हमारे पास इस तरह से समझना हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम अपना जी। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ड्राइंग फ्लो चार्ट। अगर हम एक फ्लो चार्ट को ड्रा कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो उसके हमारे पास क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या एडवांटेजेस हैं हमारे पास। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन आंसर। सबसे पहला पॉइंट ये है, वेरी इजी टू राइट। इसको लिखना हमारे लिए बहुत इजी है। लास्ट क्वेश्चन में आपने डायग्राम्स देखी, इस तरह की डायग्राम से अगर हम कोई फ्लो चार्ट डिज़ाइन करेंगे तो वो बहुत इजी होगा। नंबर सेकंड, इजी टेक्निक टू अंडरस्टैंड लॉजिक। इसकी जो लॉजिक है इस्तेमाल की जा रही है उसको अंडरस्टैंड करना भी हमारे लिए, समझना भी हमारे लिए बहुत आसान है। नंबर लास्ट, इजी आइडेंटिफिकेशन ऑफ मिस्टेक्स। अगर हमारे पास उसमें कोई मिस्टेक आ गई है तो उसको आइडेंटिफाई करना, ढूंढना भी हमारे लिए क्या है, बहुत ही आसान हो जाएगा। सो ये आज हमारे पास क्वेश्चन 4 के 4 क्वेश्चन थे जो मुकम्मल हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 8th class. Dear students, I hope you will be fine with the grace of Allah Almighty. I hope you will be taking care of your health and studies at best level. Dear students, this is our third lecture of English. To understand your lesson, please open your textbook and listen to me attentively. Chapter number 2, a dialogue, एक मुकालमा। मुकालमा दो लोगों के दरमियान बातचीत को कहते हैं और ये बातचीत सवाल और जवाब की शक्ल में भी हो सकती है, जैसा कि हमने ट्रांसलेशन में
پڑھا ہے کہ قاسم اور اس کے انکل کے درمیان بات چیت ہو رہی ہے اور وہ بھی سوالات اور جوابات کی شکل میں ہو رہی ہے. تو ٹرانسلیشن آپ نے یاد کرنی ہے. اس کے علاوہ جو اس کے بلاک میں کویسچنس تھے وہ آپ کو سالو کروا دیے ہیں، وہ آپ نے یاد کرنے ہیں. گلوسری یاد کرنی ہے. آج اس لیکچر میں ہم اس کے ایکسرسائز کویسچن کریں گے. تو کویسچن نمبر 1، وائی ڈڈ قاسم گو ٹو سعودی عربیہ؟ اس کے آنسر میں آپ نے لکھنا ہے he went to Saudi Arabia to see his parents, particularly mother, because she was ill. Second question, why did Qasim come back from Saudi Arabia? He came back from Saudi Arabia to take his exam. Third question, what two subjects does Qasim find tough? اس کے آنسر میں آپ لکھنا ہے he finds English and maths rather tough. Question number 4, what has Qasim decided to do after his studies? اس کے آنسر میں آپ لکھنا ہے he has decided to go in for medicine if he gets good position. If however he does not get good marks, he may go into business or agriculture. Question number 5, why does Qasim's uncle think that our English has to be good? اس کے آنسر میں آپ لکھنا ہے he thinks that English has become an international language and the language of science and technology, so our English has to be good. Dear students, exercise questions آپ کو آپ کی اسکرین پر نظر آ رہے ہوں گے. یہاں سے آپ اپنی نوٹ بک پر ان کو لکھ سکتے ہیں اور ان کو یاد کر سکتے ہیں. اس سے پہلے جو چیزیں آپ کو کرا دی گئی ہیں وہ بھی آپ ساتھ ساتھ یاد کرتے رہیں تاکہ بعد میں آپ کو کوئی پرابلم نہ ہو. تو بیٹا اٹینٹیولی ان ساری چیزوں کو آپ نے یاد کرنا ہے. تھینکس اینڈ اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلباء کرام، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. 8th کلاس مطالعہ پاکستان لیکچر نمبر 3. آج کے لیکچر میں بیٹا ہم آپ کو چیپٹر نمبر 2 کے ایکسرسائز کے نیکسٹ 3 شارٹ کویسچنز بتائیں گے. تو چلیں اب ایکسرسائز کی طرف سب سے پہلے چلتے ہیں. آپ بیٹا مطالعہ پاکستان کی بک نکالیں گے. چیپٹر نمبر 2 ہے، پیج نمبر 57 پر آپ کو لاسٹ میں 2 شارٹ کویسچن نظر آ رہے ہیں. چونکہ دوسرے لیکچر کے اندر ہم نے آپ کو ریڈ کلف ایوارڈ کا اہم ترین فیصلہ کیا تھا یہ بتایا تھا. قیام پاکستان کے بعد مشکلات کے نام اور قرارداد مقاصد کے حوالے سے حاکمیت اعلیٰ کس کے پاس ہے، یہ 3 شارٹ پر ڈسکس کی تھی. اور آج کے لیکچر میں ہم بات کریں گے 1956 کے آئین کی صرف 3 خصوصیات اور بنیادی جمہوریتوں کے نظام 1959 کا تعارف لکھیں. یہ 2 شارٹ اور ایک اضافی شارٹ ہے جو ہم آپ کو بتائیں گے. آپ ان تینوں شارٹ کو یاد بھی کریں گے، شارٹ کویسچنز کو، اور آپ اپنی کاپیوں پر اس کو ڈائری کے طور پر لکھیں گے بھی. تو چلتے ہیں سب سے پہلے فرسٹ شارٹ کی طرف. 1956 کے آئین کی 3 خصوصیات. بیٹا آپ پیج نمبر 39 پر آ جائیں گے. وہاں پر آپ کو بلو کلر کے اندر لکھا ہوا نظر آ رہا ہے 1956 کے آئین کی اہم خصوصیات. یہ بہت سارے پوائنٹ ہیں، تو ان میں سے آپ نے صرف 3 پوائنٹ کرنے ہیں جو آپ کو ایزی لگیں. پاکستان کا پہلا آئین 23 مارچ 1956 کو نافذ کیا گیا. یہ پاکستان کا یہ پہلا آئین تھا جو 1956 کو نافذ کیا گیا. اس کی جو خصوصیات ہیں وہ کون کون سی ہیں یہ نیچے درج ذیل ہے. ان میں سے صرف 3 خصوصیات آپ اچھے طریقے سے یاد کریں گے. ان میں سے پہلی ایزی ہے، پہلا پوائنٹ ایزی ہے، پاکستان کو اسلامی جمہوریہ قرار دیا گیا. پاکستان کو اسلامی جمہوریہ قرار دیا گیا. نمبر 2، ملک میں وفاقی پارلیمانی نظام حکومت قائم کیا گیا. ملک میں وفاقی پارلیمانی نظام حکومت قائم کیا گیا. اور اس کے علاوہ جو آپ کو ایزی لگے تیسرا پوائنٹ بھی آپ کر سکتے ہیں، یعنی کہ 3 پوائنٹ آپ ایزیلی کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل لاسٹ والا پوائنٹ ہے 1956 کے آئین کو تحریری شکل میں تیار کیا گیا، یہ بھی ایزی ہے. تو آپ ایزی 3 جو ہے خصوصیات آپ اچھے طریقے سے یاد کر لیں. تو 1956 کے آئین کی اہم خصوصیات میں سے 3 خصوصیات آپ یاد کریں گے. اب چلتے ہیں ہم دوسرے شارٹ کی طرف، اور وہ ہے بنیادی جمہوریتوں کا نظام. پیج نمبر 43 پر آ جائیں بیٹا. تمام اسٹوڈنٹ
8th क्लास, पेज नंबर 43 पर आ जाएं। बुनियादी जमहूरियतों का निज़ाम 1959 ब्लू कलर में हेडिंग है, नीचे रेड कलर की लाइन आपको नज़र आ रही है पेज पर। इसका जो जवाब है बुनियादी जमहूरियतों के निज़ाम का तारुफ़ लिखें, इसका जवाब बेटा शुरू हो रहा है आपकी तीसरी लाइन में। आप देख रहे हैं रेड कलर की लाइन हमने लगाई है। इस एहसास के पेश नज़र इस वर्ड को आप छोड़ देंगे। 1959 में यहाँ से आपका ये शॉर्ट शुरू हो रहा है। इसका तारुफ है 1959 में जनरल अयूब ख़ान ने 4 सतही बुनियादी जमहूरियतों का निज़ाम लाने का फ़ैसला किया। इस 4 सतही निज़ाम में यूनियन कौंसल, तहसील कौंसल, ज़िले कौंसल और डिवीज़न कौंसल शामिल थीं। तो बेटा ये है बुनियादी जमहूरियतों का निज़ाम का तारुफ। इसको भी आप अच्छे तरीके से याद करेंगे। अब चलते हैं बेटा 3 शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, और वो है इजाफी शॉर्ट जो आपको पेज नंबर 22 पर मिलेगा। ये भी आप निशान लगाएं ताकि आपको इस बात का भी इल्म होना चाहिए। एक्सरसाइज से तो शॉर्ट बनते हैं, वो तो ये बच्चे याद करते हैं, लेकिन एक्सरसाइज के अलावा जो शॉर्ट होते हैं वो उस पर भी हम बात करते जाएंगे। उनमें से 22 पेज पर आप आ जाएंगे। मिसाक लखनऊ 1916 पर आपको ये नज़र आ रहा है, 1916 नज़र आ रहा है। तो इसके नीचे हमने रेड कलर की लाइंस भी लगाई हैं, आप देख सकते हैं। 1916 में लखनऊ एक इंडिया की जगह है। मुस्लिम लीग और कांग्रेस मुस्लिम लीग मुसलमानों की जमात है और कांग्रेस हिंदुओं और अंग्रेज़ों की जमात है। कांग्रेस का मुश्तरका इजलास हुआ, दोनों पार्टियों के दरमियान एक मुआहदा तय पाया जिसे मिसाके लखनऊ का नाम दिया गया। इस मुआहदा में पहली बार मुसलमानों को अलग कौम तस्लीम किया गया और जुदागाना इंतखाबात के मुतालबे को तस्लीम किया गया। तो ये बेटा मिसाक लखनऊ किसे कहते हैं, ये इसका जवाब है 2 लाइनों में। अच्छे तरीके से बेटा याद करेंगे। ये 3 शॉर्ट क्वेश्चन आप याद भी करेंगे और अपनी डायरी के तौर पर आप अपने कापियों पर ये लिखेंगे। अल्लाह पाक आपको कामयाब करे।